अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ महमूद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान अमरीका माहदे के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे, बाद के मंजरनामे पर बात करेंगे। मीशत की दुनिया में हमारे लिए कितने इम्कानात हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा झटका मीशत ही को लगा था। और इसीलिए बुनियादी और पहला सवाल तो यही है कि मीशत कहाँ पे खड़ी होगी, और इसी सवाल से हम आगाज़ करते हैं। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो दुनिया की मीशत को झटका लगा है इस जंग से, इस अमन मुआहदे की तरफ बढ़ते हुए कितना वक्त लग जाएगा उस डैमेज को अनडू करने में? बहुत शुक्रिया। देखिए, सूरत हाल ये है कि अभी जो कुछ हुआ है ये एक डील हुई है। असल जितने मसाइल थे अभी वो अगले 60 दिन के अंदर उन पर तय होना बाकी है, और वही सबसे बड़े अहम है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि ये जो 60 दिन है, जब तक फैसला होता है उस वक्त तक आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो है वो कम रहेंगी, और जो बेयकीनी की और घबराहट थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पे इस जंग का कोई अभी तक बड़ा असर नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि खुद आप देखें कि अभी जो रेमिटेंसेज हमारी आई हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है, जून में। तो अभी हमें झटका नहीं लगा था, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ मुश्किलात आई थी वो ये थी कि इस जंग से पहले पाकिस्तान की मीशत तबाह बर्बाद हो चुकी थी, और हुकूमत ने उसकी आड़ में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया और दूसरी चीजें बढ़ाई। तो जितना आलमी मंडी में इजाफा हुआ था उससे ज्यादा आवाम पर बोझ डाल दिया। इसीलिए आप देखा कि आपने कि आज 74 रुपए फी लीटर हुकूमत ने कमी का ऐलान किया है। तो ये एक आर्जी बेहतरी है और एक मोहलत है कि पाकिस्तान इस मोहलत से फायदा उठा के जब अमेरिका का हमदर्दाना रवैया हमारे साथ बदलने वाला है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये 9/11 का सबसे अहम और फैसला कुन दौर है। इसमें ईरान के साथ जो डील हुई है उसमें अमेरिका ने अपने मकासद तब्दील नहीं किए हैं, बल्कि वो बार बार उनको हासिल कर रहा है। आपको याद होगा जुलाई 21 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौजें हटाई थी तो उसको फतेह मुबीन कहा गया था, मगर उसी वक्त जुलाई 21 में मैंने कहा था नहीं, ये फतेह नहीं है, बल्कि ये कहा था कि अमेरिका अपने मकासद हासिल कर रहा है। और वो मकासद ये है कि इसराइल के ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में रंग भरना, वो अब के भी इस जंग में भी उसमें हुई। दूसरा ये था कि उम्मत मुसलमान को टुकड़े टुकड़े करना, वो भी हो गया। फिर ये कहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना, आपने देखा कि वहां उन्होंने हथियार छोड़े थे, आज भी आ रहे हैं। और ईरान को कमजोर करना, मगर हुकूमत नाकाम हो गई अमेरिका की बदलने में। इसका मतलब ये है वो मकासद बरकरार हैं, और हम ये देखेंगे खुदा न खास्ता आगे वाले वक्त में जब ये मामला मुश्किलात में पड़ेंगे तो अमेरिका का हमदर्दाना रवैया हमारे साथ बदलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ आज की तारीख में सबसे पहले हम अमेरिका से ये कहें कि जनाब फौरी तौर पर हमें इजाजत दें कि हम ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन है जो हमारी सरहद पर आ गई वो तो हम ले लें कम से कम, ताकि अगर बाद में सैंक्शन लगे या कुछ हो तो हमारा ये काम तो हो जाए। दूसरा, हमें चीन को बीच में ला के अफगानिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात ठीक करने होंगे, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करा रहे हैं, और ये सूरत हाल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अमेरिका का ये हमदर्दाना रवैया बरकरार नहीं रहेगा तो हम आज मीशत को जो है खुद इंसानी की तरफ डाल दें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इससे पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया था 71 में। हेनरी किसिंजर यहाँ आया था, उसको ये कहा, हमने बीमारी का बहाना करा के उसको चीन भेजा, और हमने चीन और अमेरिका के ताल्लुकात इस्तवार कराए जो आज तक हैं, उस पर क्रेडिट पाकिस्तान को गया। बहुत तारीफें हुई, लेकिन आपने देखा चंद माह के बाद ही पाकिस्तान टूट गया, और जंग हुई तो अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की। मैं उससे ये सबक हासिल कर रहा हूँ, आज भी जो हमारी तारीफें हैं सुबह शाम ये मुख्तसर अरसे के लिए हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान जिसकी जौहरी कुव्वत है, जिसकी ताकतवर फौज है, जिसका इस्लामी तशख़्ख़ुस है, जिसके कई हजार अरब डॉलर के मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में, और जिसका महल वक़ूफ़ शानदार है, इससे दुनिया खौफजदा है, इस्लाम दुश्मन कुव्वत है। और अमेरिका, उससे पहले कि वो हमदर्दाना रवैया बदले, जैसे कि 71 में भी बदला और 9/11 के बाद भी बदला, हम अपनी मीशत को खुद इंसानी की तरफ ले जाएं। अगर ये हमने कर लिया तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अपनी बचतें बढ़ाएं, अपनी सरमायाकारी बढ़ाएं, अपनी जो है टैक्स की वसूली बढ़ाएं, पेट्रोलियम लेवी खत्म करें, और इम्पोर्ट जो हमारी दुगनी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से वो कम करें, और रेमिटेंसेस के बजाय एक्सपोर्ट पर कर ले जाएं, और IMF के प्रोग्राम से बाहर आ जाएं। अगर ये किया तो पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार मौके हैं, और अगर ये नहीं किया तो फिर खुदा न खास्ता खतरात ही खतरात हैं। इसलिए शायद ये सिद्दीकी साहब,
सिद्दीकी साहब, जनाब। आपने कहा कि 60 दिनों की इस मोहलत को गनीमत जानिए और इसमें बहुत कुछ कर लीजिए इससे पहले कि 60 दिनों के बाद हालात ख़राब हो जाएं या अमेरिका अपना रवैया बदल ले। एक तो है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, जिसके दूर रस नताइज निकलेंगे लेकिन उस पर वक्त भी बहुत लगेगा। एक है कि इमीजिएटली पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो जो फौरी करने के काम है ज़रा उस पर रहनुमाई कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहला काम तो ये है, जो तीनों पार्टियां इस वक्त इख्तियार में हैं, तीनों, उनके मंशूर में ये लिखा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे। और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि FBI अपनी इस्तेदाद से 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है और 10,000 अरब रुपये आपको पता है सूबे भी कम कर रहे हैं। तो ये जो 25,000 अरब रुपये है, अगर इसका एक बड़ा हिस्सा हम मरहलेवार हासिल कर लें तो फिर हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी। हम आवाम को तालीम में, सेहत में। डॉक्टर साहब, आप अगर अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम आपकी वीडियो भी देख सकें। और मेरा अगला सवाल फिर उसके बाद आपसे ये होगा कि ये जो 60 दिन की मोहलत है ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात, अगर 60 दिन के बाद बेहतर हो गए तो ज़ाहिर है हम भी उससे फैज़याब होंगे, अगर बेहतर ना हुए तो हम फिर एक मसले का शिकार हो जाएंगे। तो 60 दिन के बाद आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों के ताल्लुकात में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो कामयाब हो पाएंगे, यानी MOU मेच्योर हो पाएगा इन 2 महीनों में, या अभी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं? आर यू होपफुल या होप अभी मुश्किल लग रही है? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दूं, मेरा एक जुमला है, अमेरिका ने अपने इस्तेमारी मकासद तब्दील नहीं किए हैं, हिकमत अमली तब्दील की है कि वो आपने देखा ईरान में वो नाकाम हो गया हुकूमत बदलने में, दुनिया ने उसकी मदद नहीं की, यूरोप ने मदद नहीं की, तो फिलहाल उसने जान छुड़ाई है। लेकिन कोई मामला अभी तय नहीं हुआ है, जो मुश्किल मसले हैं वो बरकरार हैं। तो ज्यादा इम्कान यह है कि जंग तो शायद ना हो, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन जो उससे पहले किया था, जैसे ओबामा ने किया था, उसके बाद ताल्लुकात में कशीदगी रही, कुछ सैंक्शंस भी बाद में लग गई, तो बेहतरी का इम्कान कम है, क्योंकि अमेरिका की नीयत सही नहीं है, ईरान की नीयत सही है, पाकिस्तान की नीयत सही है, उम्मत मुस्लिमा की नीयत सही है, इसलिए इम्कान बेहतरी का नहीं है। जंग अलबत्ता नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम आज अपने फैसले करा लें, ईरान गैस पाइपलाइन है, दूसरी चीजें, बाद में मुश्किलात आएंगी और हमारे कोशिश की जाएगी पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात में मुश्किलात पड़े हैं, अमेरिका ये चाहेगा। इसलिए पहले ही आपने देखा कि हमारे UAE से ताल्लुकात खराब हो गए हैं। तो इसमें असल में जितने भी मसले थे ईरान के वो अभी तय नहीं हुए हैं और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता उनको हासिल कर रहा है, उसने हासिल किए हैं। इसलिए मेरी दुआ यही है, हमारे फील्ड मार्शल ने भी कोशिश की, हुकूमत ने भी की, बड़ा कारनामा है, लेकिन चूंकि अमेरिका की नीयत सही नहीं है, उसके इस्तेमारी मकासद बरकरार हैं, तो ज़्यादा मैं होपफुल नहीं हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि हम अपने मामलात को ठीक करें और पूरी कोशिश करें। और ये जो मुआहदात अभी 60 दिन है, इसमें पाकिस्तान को उनमें शामिल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल पाकिस्तान अब अलग हो जाए, उनको आपस में करने दें, क्योंकि ये मुश्किल दौर है और इसमें इल्ज़ाम तराशी का दौर आने वाला है। तो डिप्लोमेसी और एहतियात का तकाजा ये है कि हम अपने आप को अलग रखें और अपनी मईशत बेहतर बनाएं। बेहतरी के ताल्लुकात का इम्कान नहीं है, अलबत्ता जंग नहीं होगी। तो जंग का ना होना बज़ाते ख़ुद ताल्लुकात की बेहतरी का ही एक इशारा है ना। इतनी जिन ममालिक के दरमियान इतनी ज़्यादा कशमकश हो, इतनी ज़्यादा पेचीदा चीज़ें हों, वो सारी ज़ाहिर है एक मुज़ाकराती अमल में तो डॉक्टर साहब शायद ठीक भी नहीं हो सकती। तो अगर तसादुम से बच जाएँ ये दोनों मुल्क और उसके बाद कुछ पे इत्तेफाक हो, कुछ पे ना हो, तो ये भी बेहतरी की तरफ इशारा है ना। ये बिल्कुल जंग नहीं होगी, इसलिए कि अमेरिका को पता चल गया कि ईरानी जो है वो शहादत के से सरशार हैं, वो नुकसान उठाने के बाद भी हथियार नहीं डालेंगे। चीन और रूस उनके साथ हैं, आपको भी पता है। तो इसलिए अमेरिका चाहे यहीगा कि उनके साथ जो है जंग तो ना करे, मगर उनको उन पर सैंक्शंस भी ला सकता है, उनके साथ ताल्लुकात भी खराब कर सकता है, जो लोग उनकी मदद करें उनको भी मुश्किलात में डाल सकता है। ये बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन जंग का इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहा। मगर ताल्लुकात की बेहतरी, अमेरिका के जो मफादात हैं, अमेरिका 9/11 के बाद जो अमेरिका के मकासद हैं जंग के, उसमें ईरान के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ, पाकिस्तान के साथ बेहतरी शामिल नहीं है। डिप्लोमेटिकली कुछ आर्जी तौर पर बेहतरी आ सकती है। तो आपका अहम सवाल है, लेकिन जवाब यही है कि जंग नहीं होगी, मगर अमेरिका के मकासद में ईरान हिट लिस्ट पर रहेगा। चूंकि ग्रेटर इसराइल की राह में अगर कोई रुकावट है तो वह है ईरान और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और ये अमेरिका की हिट लिस्ट पर रहेंगी। ईरान समझ रहा है, हमें भी समझना होगा कि अमेरिका ने, आपको देखा कि जब कैसिंगर यहाँ आया था, हमने उसकी खुफिया मुलाकात करा दी ईरान से, लेकिन उसके बाद कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान टूट गया, अमेरिका ने मदद नहीं की।
तो हमें ये ठीक है, सबक समझना होगा ना ठीक ही। है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब हमारे साथ हैं और मियां सनाल्लाह साहब साबिक सफ़ीर वो भी हमारे साथ हैं। मैं दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। एयर वाइस मार्शल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कौमों के ये जो ताल्लुकात होते हैं इनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये जो अच्छे ताल्लुकात का दौरानिया है ये कितना एक तवील रह सकता है, और कितना एक ये ख़तरा मौजूद है कि किसी वक्त भी कुछ बदल सकता है? सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो बैन अवी मामलात होते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जैसे हम बार बार ये सुन चुके हैं, उसमें कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, ना आपके दोस्त होते हैं ना कुछ। सिर्फ हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारा जो है फोकस रहना चाहिए। उसमें हमें अमेरिका के साथ दोस्ती करनी पड़ती है, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में हिपोक्रेसी ज़रूरी होती है। यू हैव टू डू दैट। जब आप एक वीक विकेट के ऊपर, खास तौर पे आई वुड से इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से, तीन चीज़ें होती है: सफारतकारी होती है, मिलिट्री पावर होती है, और आपकी जो है इकोनॉमिक पावर होती है। तो हमारे पास इकोनॉमिक पावर तो अभी है नहीं, तो हमारा फोकस जो अभी बात हो रही थी, मैं एग्री करता हूँ, उसकी तरफ होना चाहिए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो बने हैं वो किसी वजह से बने हैं। पहले भी हम बात कर चुके हैं, बैशर साहब भी बैठे हुए थे, कि देखिए जो अमेरिका है वो एक विनिंग पावर के साथ जाता है। तो वही अमेरिका जिसने 2018 में अपनी कमांड का नाम, क्योंकि जी इंडिया का बड़ा एक बयानिया था कि उभरती पावर है, रीजनल पावर है, आलमी पावर बन रही है, तो उन्होंने अपनी पैसिफिक कमांड को इंडो पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया। पिछले साल जो बुनियादन महसूस हुआ, जो हालात हुए पाकिस्तान को, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह लाइमलाइट मिली है, पाकिस्तान को आलमी, इतने बड़े एक आलमी सफारतकारी का मौका मिला है, तो अभी उन्होंने पिछले हफ्ते उसमें से इंडो का लफ्ज़ हटा दिया है। अगेन इट्स गोइंग टू बी यूएस पैसिफिक कमांड। तो ये हमारे ताल्लुकात भी इसी नाम की तरह बदलते रहेंगे। हम गुड बुक्स में रहेंगे तो वो नाम हट जाएगा, अगर गुड बुक्स में नहीं रहेंगे तो किसी और का लग जाएगा। जरूरी ये है कि हम हर मामले में अपने पांव के ऊपर खड़े हों। तो मैं समझता हूं कि अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है, जिसको हम एक पेज पे कह लें, फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर है, और इनकी जबरदस्त डिप्लोमेटिक टीम है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो इन सब ने मिलकर जो एक कामयाबी हासिल की है, इसमें हमें इसी तरह ये बात दे। देखिए, मैंने अपनी कम अज कम, मैं पिछले 55 वर्ष की हिस्ट्री तो मैं जानता हूं, मैंने देखी हुई है, स्कूल डे से लेके आज तक इतनी कामयाब सफारतकारी मैंने कभी नहीं देखी कि आपने खित्ते के मुल्कों को भी राजी रखा अपने साथ पहले, फिर उनमें से कुछ को आपस में राजी किया, भले वो कतर ईरान थे, सऊदी अरब ईरान थे, और उसके साथ अपने इस दुनिया की इकलौती सुपर पावर को भी राजी रखा। उसके खिलाफ, उस इजराइल के खिलाफ जिसकी मर्जी के बगैर अमेरिका में पत्ता भी नहीं हिलता। तो आई थिंक इस चीज को हमने लेके आगे डिप्लोमेटिकली इसी तरह बढ़ना है, और अब फोकस होना चाहिए कि हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स इससे एक्रू कर सके, अपने पांव पे खड़े होके, एड लेके नहीं। तो आई विल रियली बी एज अ पाकिस्तानी, मुझे खुशी होगी जिस दिन हमने अपनी मिलिट्री फतह हासिल कर ली, डिप्लोमेटिक फतह हासिल कर ली, जिस दिन हम IMF के दो बंदों के सामने झुकना बंद कर देंगे। दैट इज व्हाट आई वांट। बिल्कुल ठीक हो गया। मियां सनाउल्लाह साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान की कामयाबियां हैं, आपका ताल्लुक सफारतकारी से है। इरमाश साहब ने कहा कि इतनी बड़ी सफारती कामयाबी नहीं देखी जितनी अब हुई है। इरमाश साहब ज़ाहिर है तजर्बेकार आदमी है, लेकिन मेरे जैसा तालिब इल्म भी जब पाकिस्तान की सफारतकारी पर नज़र डालता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सफारतकारी अब बिलाशुबा गैर मामूली कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीख हमेशा ही कामयाब रही है। हम मुआशी तौर पे भी कमज़ोर थे, हर लिहाज से कमज़ोर थे, लेकिन हमने सफारतकारी के मैदान में बहुत अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पे हमने चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा। गर्म सर्द होता रहा, लेकिन हमने तवाज़ुन की पॉलिसी को रखा। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हमने एक तवाज़ुन रखा। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी, और अब तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, लेकिन हमने वो तवाज़ुन ख़राब नहीं होने दिया। तो हमारी जो सफारती अचीवमेंट्स हैं, मैं आपसे जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या वो समाज के अंदर, हमारे सियासी कौमी बयानिए के अंदर उस तरह एक्नॉलेज की गई हैं जिस तरह की जानी चाहिए थी? मैं पहले तो हबीब साहब की जो भी बातें कही, एयर वाइस मार्शल हबीब साहब ने जो सफारती फतह के बारे में बात की है, काम के बारे में बात की है, सबको इंडोर्स करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से सारा कुछ बयान कर दिया। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कुछ कहना बनता है, लेकिन आपने जो मुझसे स्पेसिफिक किया है वो उसकी कमी रही है। पाकिस्तान में जब भी किसी हुकूमत को
प्रॉब्लम पेश आई है उसने क्रिटिसाइज किया क्योंकि सॉफ्ट वैली है फॉरेन ऑफिस, इसको बड़े आराम से क्रिटिसाइज कर लेते हैं। मस्जिद के मंबर पे भी इसको क्रिटिसाइज किया गया है, इसको थिंक टैंक्स में भी क्रिटिसाइज किया गया है, इसको अखबार के कॉलमिस्ट और आपके चैनल पे आपके की तरह के टीवी एंकर्स भी इसको बड़े आराम से बहुत ना वो बन जाते हैं कि जी सफारतकारों से भी जिनकी जिंदगी इसमें गुजरी है, बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपको उससे एंडोर्स करता हूँ। वो उसमें ना बहुत ज्यादा बहस मुबासे में जाके एकदम अभी बहुत ना आपने इसी चैनल में इसी प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में दिखा रहे थे बड़े नामवर हमारे एमिनेंट ना इकोनॉमिस्ट वो अमेरिका की जो ना पॉलिसीज है उसमें कैसे सडन चेंज आती है वो रेफरेंस दे रहे थे 71 का, और उससे पहले रेफरेंस दे रहे थे जो हमने राब्ता किया था। अब तल्ख हकीकतें को वो छोड़ जाते हैं, ये है ना जब इसमें इस तरह की बातें होती हैं, अगर वो डीपर जाएं, अगर वो कभी उनको मौका मिले या उनको मौका दिया जाए वो फॉरेन ऑफिस की ना फाइलों में जाके देखें कि ये वेस्ट पाकिस्तान को बचाने वाला भी अमेरिका था। ईस्ट पाकिस्तान तो हमारे हाथ से चला गया, तो वेस्ट पाकिस्तान के लिए भी खतरा बहुत सख्त था। अब हम अपने ना नेशनलिस्ट होके अपने हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमारा ईमान है, और इसी के नाम से हम जिंदा हैं इस दुनिया में। तो हम नहीं चाहते कि इसको कोई ऐसी बात सामने आए, लेकिन जिस तरह एयर वाइस मार्शल ने कहा कि हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो इंटरेस्ट परमानेंट नहीं है। आपने देख लिया अमेरिका ने उसके साथ क्या हरकत की है, जापान के साथ भी की है, चाइना के सामने तो वो झुक गया, उसके ना टैरिफ को बढ़ाया फिर उसको कम कर दिया। जापान साउथ कोरिया का तो नहीं किया, उनसे तो बात मनवा ली, नेटो से बात मनवा ली, और उसके बाद ना ईयू से बात मनवा ली। अब ये सारी होती हैं बातें, तो पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत कारनामा किया है। पाकिस्तान ने अपनी सहूलत अपनी मफाद के लिए भी ये काम, यही नहीं है कि हमने सिर्फ अमेरिका के या ईरान के कहने पे किया, उससे पहले तो ये यही काम कतर और ओमान और तुर्की कर रहे थे। अब ना अब जो उसके लास्ट ना पार्ट पे अगर हमने किया तो हम भी इसमें शामिल इसलिए हुए थे कि इसमें हमारा भी मफाद है, और हमने जो कुछ किया एक तो खिते के लिए किया, खिते में अमन होगा, हमारी इन रोड बनेंगी, हमारी आउटरीच बढ़ेगी, हमारा मिशन ब्रॉडन होगा, हमारी सफारतकारी का जो प्रोफाइल है वो ब्रॉडन होगा, ब्रॉड बेस्ड होगा, तो उसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। वो इक़्तिसादी तौर पे हो या पॉलिटिकल पे हो, आखिर हमारे भी मसाइल हैं इस खत्ते में। हमारे यहाँ ना वो मसाइल सिर्फ मुआशी नहीं है, वो मसाइल पॉलिटिकल भी हैं, हिस्टोरिकल भी हैं, और उसको हम सॉल्व करने के नहीं कर पा रहे। अगर हम बहुत बड़े सालसी होते और ना अगर इन इट सेल्फ अगर हम सालसी होते, सालिस का काम क्या होता है कि सुलह करवाना, तो हम अपनी तो सुलह उनके साथ नहीं करवा पाए, अफगानिस्तान के साथ हम सुलह नहीं करवा पाए, इंडिया के साथ अभी हमारे प्रॉब्लम है, जम्मू एंड आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, इंटरनली सूबों और फेडरेशन के अंदर हम सुलह नहीं करवा पाए। ये एक अलग मसले हैं ये, और सफारत इससे डील नहीं करती। सियासत अपने तौर पे कोशिश कर रही है, जहां हमें कामयाबी हुई है उसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए कि हमें क्यों चुना गया और हमने डिलीवर कितनी अच्छे तरीके से किया। अब बाकी रेस्ट कि जी बदल जाएंगे वो, और यही आपके पास पीरियड 60 डेज का है, बाबा वो तो मोदी के साथ थे, अब फिर मोदी के साथ टैरिफ रजीम जब सेट करने की बारी आई थी उसमें भी बदल गए थे, वो जो इतने बड़े बड़े फंक्शन होते थे उन सबको भूल गए थे, लेकिन अब वापस उधर आ गए। ये प्रेसिडेंट ट्रंप बदल सकते हैं, मैवरिक वैसे भी कहा जाता है उन्हें, अब उन्होंने बड़ी बातें करनी शुरू कर दी हैं, उसी
डील के बारे में जिस पे अभी एमओयू पे साइन किए हैं उन्होंने। आज की स्टेटमेंट उनकी डिफरेंट है और वो स्टार्ट भी नहीं हुआ, जो आज से नेगोशिएशन इमीडिएट होनी थी वो भी नहीं हुई। तो इसमें तकालीफ आएंगी, इसमें तसलसल के साथ ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेपर अप की गई हैं, उन पे कागज न करके नीचे कारपेट के नीचे डाल दी गई हैं ताकि ये हो जाए। आपको सिर्फ ये देखना है कि दो चीजें तो हुई है ना, कि जी आपने हुर्मस खुल गई है और उसका फायदा जो माशियत में हमारे पे होना था, रीजन पे होना था, वो सारा खत्म हो गया। सारी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है और अमेरिका को क्या मिला इससे? उसके उसके के कुछ वही मिला है जो पहले से मौजूद था। आपने हुर्मस तो वैसी ही थी और वो उसका हतमी बयान भी था, फतवा भी था कि हम ये नहीं बनाएंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं मौजूद। चाहे ईरान को जो कुछ मिला, अब वो भी ना, वो भी सब्जेक्ट टू सर्टन ना कंडीशंस है। अब ऑटोमेटिकली तो $300 बिलियन उनको नहीं मिल जाने। वो इन्वेस्टर कैसे आते हैं, किस कंडीशन के साथ आते हैं, क्या प्लान लाते हैं, फिर वो प्लान उधर जाएगा अमेरिका। वो जिसको क्लैरिफाई करेगा, जिसको अप्रूव करेगा, वो उधर जाके करेगा। अब हमें कहा जा रहा है, ये जिस तरह अभी एमिनेंट ना हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि हम अपना वो पाइपलाइन बिछा लें। भी पैसा कहाँ से लाएं? पाइपलाइन तो बात तो सही है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जी पाइपलाइन लग जाए तो हमें सस्ता काम हो जाएगा। शुरू से हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ईरान का कि उन्होंने जो डज हम पे लगाई हुई थी जुर्माने की सूरत में, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, अदरवाइज तो हमें उनके भी पैसे देने पड़ते। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपकी ख्वाहिशें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन लाइफ इज हार्डर देन योर एस्पिरेशंस। आप ना जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता। आप छोटे बेबी स्टेप्स लें, अपने वो बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस्लामिक उम्मा और ईरान जीत गया, इस्लामिक उम्मा को फायदा हो गया, वो मिलके ये सारा कुछ कर लेंगे। ईरान, चाइना और रशिया ने बहुत काम किया, उनकी सपोर्ट की होगी, लेकिन अंदरूने खाना की होगी। और वो भी जंग तो लड़ने के लिए इराक के लिए नहीं आएंगे और दूसरे कंट्रीज के लिए नहीं आएंगे। ये जंग और अपने मफाद को महफूज करना आपकी जिम्मेवारी है और ये खासा मुश्किल काम है। और आपने एक रेज किया था कि ये महादत चलेगा या नहीं चलेगा, कितना मुस्तहकम होगा। मेरे ख्याल में ये महादत अच्छा है, इसमें गिव इन किया है एक सुपर पावर्स ने टू एन एमर्जिंग स्टेट को, जो कि बड़ी हेविली सैंक्शन थी, और उसकी बहादुरी समझें, उसकी विलिंगनेस और कमिटमेंट समझें को वो खड़े रहे। उसको एक्नॉलेज करते हुए होपफुली ये अपने थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसमें दचके लगेंगे, लेकिन ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। आई होप सो, क्योंकि डिफिकल्ट पाकिस्तान इसमें रेलिवेंट रहेगा। पाकिस्तान को रेलिवेंट रहना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रूव किया अपनी काबिश से। ठीक है, आगे बढ़ के मियां साहब मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। एयरवाइस मार्शल साहब, पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अहमियत है, जो रेलेवेंसी है, क्या पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उससे निपटने में कुछ फ़ायदा हासिल कर सकता है पाकिस्तान अपनी इस पोजीशन से? हम तो समझ रहे थे कि चूँकि पाकिस्तान ने इतना अच्छा किरदार अदा किया तो कुछ अमेरिका रेसिप्रोकेट करेगा, लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला गया था BLA का, वो तो ऑन होल्ड करवा दिया उन्होंने। मियाँ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमने इतनी बड़ी सफारतकारी बाहर की कर दी है, तो अब अपने मुल्क के अंदर की भी सफारतकारी को ज़रा देख लीजिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस वक्त अभी हमारा फोकस
अभी काफ़ी हद तक हमने बाहर कर लिया। अब मेरे शायद जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा कर लिया अचीव। अब हमें अपने अंदरूनी हालात को, वो पॉलिटिकल साइड हो, वो इकोनॉमिक साइड हो, इसको देखना चाहिए और इसको करना पड़ेगा। और जैसे वो पुराना एक क्लीशे है कि आप अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते, ये रियलाइजेशन शायद ईरान में अब आ गई है, जो मेरे ज़ाती जो ख्याल के मुताबिक पिछले कोई 30-35 वर्ष में नहीं थी। मेरे नज़दीक शायद शाह का ईरान के ज़माने में हमारे और ईरान के और तुर्की के ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, हालांकि उन दोनों मुल्कों के इजराइल के साथ रिलेशन थे। लेकिन अब हमें बिल्कुल ज़रूरत है, और इसी सफारतकारी का फ़ायदा उठाते हुए अगर हम अपने ताल्लुका, जो आपने कहा था कि अमेरिका के साथ रहेंगे, देखिए वो एक पावर है जो मैटर करती है, वो वीटो पावर भी है। अगर हमें यूनाइटेड नेशंस में हमें कुछ सक्सेस चाहिए, तो हमें इनके साथ इनकी सपोर्ट चाहिए होगी कि बीएलए को और बीएलए को ख़ास तौर पे जो करारदाद पेश की गई है, ताकि उसको सपोर्ट किया जा सके, ताकि इनके ऊपर सैंक्शन लग सकें। जितनी भी आउटफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा, इससे भी बहुत मल्टीपल आउटफिट्स हैं जिनके शायद मुझे तो इतने नाम भी नहीं आते, जो बड़े बड़े हैं, टीटीपी है, बीएलए है और कुछ और वो आईसिस वगैरह हैं। तो इन सब में से जो ज़्यादा हमें बॉदर कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है सैंक्शंस लगना बहुत ज़रूरी है, कि फिर हमें इनको हिट करना भी एक तरह से लेजिटिमाइज हो जाता है, जो हमने वैसे भी किया है, लेकिन वो हो जाता है। लेकिन फिर कब तक हिट करते रहेंगे? जब आप हिट करते हैं, उसके बाद अगर वो कोई नरमी शो करते हैं, तो फिर हमें उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अब उसमें चीन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। सीपैक, उनकी जो मेन बीआरआई आर्टरी है, वो हमारे अंदर से गुजर रही है। अगर ये डिस्टर्ब रहेगी तो ऑब्वियसली उसके ऑब्जेक्टिव भी नहीं हो सकेंगे अचीव, हालांकि उसने ऑल्टरनेट रूट्स बना लिए होंगे। लेकिन जो हमने बेनिफिट्स एक्रू करने थे सीपैक से, उनसे हमें नुकसान होगा, चाइना के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन बन जाएंगी। तो आई थिंक बिल्कुल हमें जो ताल्लुकात हैं अपने इंटरनली ठीक करके, उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे मैं आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। जैसे मियाँ साहब ने कहा कि अगर कहीं से हमें फंड्स मिलते हैं और हम ये आईपीआई बना सकते हैं, तो व्हाई नॉट। लेकिन बात ये है कि वो फंड्स कहाँ से आएंगे। तो अगर तो हम अपने इकोनॉमिकली अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, और मैं फिर कहूँगा मेरे जैसे लेमैन के लिए, हम टैक्स की बात करते थे, मुझे तो चर्चिल की बात याद आती है कि thinking of development from tax collection is like standing in the bucket and trying to lift yourself. That is just one part of your GDP. वो भी अगर आपके जो indirect taxes हैं, लेकिन जो बाकी आपकी इकोनॉमी कंडीशन जो डिपेंड करती है, वो आपकी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करती है। हम एग्री सेक्टर भी हमारा है, जिसको हमने डेवलप करना है। मैं तो आज देखता हूँ कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी ग्रो की जा रही हैं जो शायद खुदा बख्श बुच्चा के ज़माने में नहीं की जा रही थी। हमने उसको आगे लेके जाना है, अपनी इंडस्ट्री को। और मेरे नज़दीक उसकी निशानी एक होगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, जब पाकिस्तान का इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने लगेगा, तब लगेगा कि आपकी पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं, उसको देख के बाहर से इन्वेस्टर आएगा। तो आई थिंक अब हमें ज़रूरत है, जैसे आपका गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि हमने इन चीज़ों को जो डिप्लोमेटिक हमने अचीवमेंट हासिल की है, इनके साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि हमारे रीजनल अफेयर्स में वो हमें सपोर्ट करते रहें, और हमारी तवज्जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। जनरल समरेज सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब वेलकम। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि चलिए, अब हालत अमन में ये सवाल पता नहीं बनता है या नहीं बनता, लेकिन एक जानने के लिए कि ना रिजीम चेंज हुआ ईरान में, अब ना हुर्मुज़ खुली, लेकिन वो तो पहले ही खुली हुई थी। जैसे मियाँ सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाने का वादा ले लिया, लेकिन वो फतवा तो ईरान में उनके सुप्रीम लीडर पहले ही दे चुके थे। तो एक तो सवाल ये है जनरल साहब कि अमेरिका ने क्या हासिल किया, और दूसरा सवाल ये है कि अब तक के इस तनाज़े का, इस जंग का फातेह कौन है? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। बाकी दोनों पैनलिस्ट को भी मेरा सलाम। मैं ये कहूँगा कि अमेरिका ने हैज गॉट वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। उन्होंने एक ऑप्शन अडॉप्ट की जंग की, और वो जंग स्टार्ट होने से पहले भी एक ऑर्डिनरी मैन भी असेस कर सकता था कि कितने बड़े चैलेंजेस अमेरिका के सामने होंगे। ऑलमोस्ट वही हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जब ब्लॉकेड हुआ, तो अमेरिका वाज एब्सोल्युटली हेल्पलेस। कभी वो यूएन का दरवाज़ा खटखटा रहा था, कभी वो जो है चाइना को कह रहा था, कभी रशिया को कह रहा था, लोकल जो उनके एलाइज उनको कह रहा था, लेकिन उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाया कैसे जाए।
जो आपका सवाल है, मेरे नज़दीक अमेरिका ने तो कुछ भी गेन नहीं किया इस सारे प्रोसेस से। अमेरिका ने अपने अलाइज को लूज किया, अमेरिका का इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अमेरिका ने अपनी जो उसकी रेट, रिस्पेक्ट और एक उसकी डिग्निटी थी ओवर द वर्ल्ड, जो उसकी हेगमनी थी, उसको बुरे तरीके से लूज किया। इसी तरीके से इजराइल वो कुछ नहीं हासिल कर सका जो वो करना चाह रहा था। एक एडवांटेज इजराइल ने जरूर लिया है कि जब इधर जंग जारी थी तो उसने लेबनान के कुछ एरियाज, गाजा के कुछ एरियाज, उनके ऊपर एक ऑक्यूपेशन की है, लेकिन अदरवाइज जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें तो टोटली ये फेल हुए हैं। और वर्चुअली अमेरिका इज बैक टू स्क्वायर वन, जहां से उन्होंने स्टार्ट लिया था वो। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर जंग शुरू होने से पहले ईरान एक डिफरेंट इक्वेशन पे था नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, आज ईरान एक डिफरेंट पोजीशन पे है नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर। तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक बैड चॉइस। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी खुद कह रहे हैं कि गलती थी ईरान के ऊपर अटैक करना। ईरान जिसमें कि कुछ अर्सा पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे और एक रिजीम के अगेंस्ट एक सॉर्ट ऑफ एक अपहीवल था, वो सारा कुछ सेटल हो गया और ईरान यूनिफाई हो गया। सो मैं ये कहूँगा कि अमेरिका ने लूज किया, गेन कुछ नहीं किया है सारे प्रोसेस से। तो अगर 60 दिनों के बाद मामला हल नहीं होता तो क्या जंग का दोबारा इम्कान मौजूद है? देखिए, रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करके जो उन्होंने रिजल्ट हासिल किए हैं वो तो उनके सामने है। क्या वो दोबारा इसको री इनिशिएट करके तो कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स ले लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। और हमें ये भी देखना है कि ये अपरेंटली तो यही लग रहा था कि ये अमेरिका इजराइल एक साइड पे और ईरान दूसरी साइड पे, लेकिन एक्चुअली बिहाइंड द सीन और ताकतें भी काम कर रही थी। वो ताकतें जो कि जिनको लेट से यूक्रेन में फंसाया जा रहा था, वो ताकतें फील कर रही थी कि अब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि अमेरिका को यहाँ पे फंसाया जाए। सो मेरे नजदीक जल साहब आपने कहा कुछ और ताकतें भी ऑपरेट कर रही थी, जिसमें एक आपने कहा कि जो यूक्रेन में जिनको फंसाया जा रहा था, ताकतों में एक ताकत ऐसी भी है जिसको यूक्रेन में तो नहीं फंसाया जा रहा था, लेकिन उधर भी नजरें उठती थी कि वो क्या कर रहा है, कोई उसका किरदार भी है। ऑफ कोर्स मैं देखें, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, जो ईस्टर्न ब्लॉक है उसमें रशिया और चाइना है, और वेस्टर्न ब्लॉक जो है उसमें यूएस और यूरोप है। वो तो अलग हो गए, मतलब यूरोप अभी यूएस के साथ नहीं खड़ा था। लेकिन जो ईस्टर्न ब्लॉक है, मेरी असेसमेंट में 2025 और 26 दोनों सालों की जो जंगें हैं उसमें जो गेनर था वो ईस्टर्न ब्लॉक था। सो अमेरिका की जो राइवलरी इस वक्त चल रही है वो चाइना के साथ चल रही है। लेकिन जल साहब ईस्टर्न ब्लॉक उस तरह विजिबल तो नहीं था जिस तरह वेस्टर्न ब्लॉक था। यानी डिस्पाइट द रिफ्ट्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, वो साथ ही खड़े थे सर, थोड़े बहुत इख्तिलाफात थे ज़रूर, लेकिन जो ईस्टर्न ब्लॉक था उसका तो किसी को पता ही नहीं था कि कौन कहाँ खड़ा है और कोई साथ खड़ा भी है या नहीं। हमारी ख्वाहिश ज़रूर थी कि ईस्टर्न ब्लॉक्स की दो सुपर पावर्स हैं, कुछ उनको भी अपना आप दिखाना चाहिए, लेकिन सर कोई नज़र सामने तो कुछ भी नहीं था। जो भी था कुछ या तो ढका छुपा था या मफरूज़े थे या ख्वाहिशात थी। नहीं, देखें, बात यह है कि ईस्टर्न ब्लॉक तो डेफिनेटली इमर्ज हो रहा है। अगर पहले ये रशिया को या अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन को कंटेन करने की कोशिश करते थे, अब ये कंटेन करने की कोशिश करते हैं चाइना को। तो ईस्टर्न ब्लॉक तो एज ए चैलेंजर इमर्ज हो रहा है वेस्टर्न ब्लॉक का। लेकिन ये है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई ओवर्ट एक्शन उनकी तरफ से, वो तो शायद उस तरीके से विजिबल नहीं था। लेकिन आई कैन अश्योर यू 2025 की जंग, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी या 26 की जंग, ये जो जंग हुई है, 25 में भी इजराइल और ईरान की जंग हुई थी, सबसे जो की डिफरेंस था या जो कॉमन फैक्टर था इन तीनों जंगों में, वो थी बैटलफील्ड अवेयरनेस। अब ईरान ने डेफिनेटली अपने वेपन सिस्टम बनाए, उन्होंने 47 इयर्स मेहनत की, लेकिन आप इमेजिन करें कि उनका ड्रोन एक जाता है और यूएस का एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है और उसको जाके हिट करता है और प्रिसाइसली उस जगह पे हिट करता है जहां पे रडार लगा हुआ है। वो पूरी बॉडी के ऊपर, फ्यूजलाज के ऊपर और कहीं नहीं हिट करता, एग्जैक्टली वहां पे हिट करता है जहां पे उसका रडार लगा हुआ है। तो इस तरह की प्रिसीजन, इस तरह की एक्यूरेट टारगेटिंग, प्रिसीजन टारगेटिंग, ये बैटलफील्ड अवेयरनेस के बगैर मुमकिन नहीं थी। और ये बैटलफील्ड अवेयरनेस कम्स थ्रू सैटेलाइट्स, थ्रू अवैक्स एयरक्राफ्ट, जो कि आपको वहाँ पे ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहे होते, वो बिहाइंड द सीन अपना काम कर रहे होते हैं। तो मेरी एक फीलिंग है कि चाइना और रशिया दोनों जो है वो डिस्क्रीटली ईरान को सपोर्ट कर रहे थे।
अगर ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का सोल सुपर पावर होने का जो अहद था वो तमाम हुआ, और अब या तो मुतबादल सुपर पावर्स आ रही हैं या आप कह रहे हैं कि रीजनल पावर्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब देखिए, अभी इस वक्त वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद दुनिया जो यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हुई थी। अमेरिका एक वाहिद पुलिसमैन था दुनिया का जो कि जो चाहे वो कर सकता था। जैसी भी वो दुनिया रही, लेकिन इस वक्त दुनिया बदल रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर, और वो चेंज जो है वो प्रोसेस सारा स्पीड अप हो गया है इन जंगों के बाद। अब इस वक्त जो है वो अल्टरनेट जो पोल्स हैं वो इमर्ज हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका को अभी भी कुछ डोमेन्स में एक असेंडेंसी है। लेकिन अगर मैं इस जंग के लिहाज से बात करूं तो मैं कुछ एरियाज की बात करूंगा जहां पे कि अमेरिका ने बहुत बुरे तरीके से लूज किया है। अगर 91 में एल्डर बुश ने इराक पे अटैक किया था, होल वर्ल्ड वाज विद हिम। 2001 में यंगर बुश अटैक्ड इराक, हाफ ऑफ वर्ल्ड वाज विद हिम। 2017 में जब जेरूसलम को डिक्लेयर किया गया एज कैपिटल, नोबडी वाज विद द यूएस लेस देयर स्ट्रॉन्चेस्ट एलाइज। और ये जो जंग हुई है ईरान की, इसमें तो इवन वो स्ट्रॉन्चेस्ट एलाइज भी उसके साथ खड़े नहीं थे। कभी कुछ सोच भी नहीं सकता था कि यूके भी उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये तो वो चीज़ है जो उसने ओवरऑल हेजमनी ग्लोबल लीडरशिप में लूज किया है। इसके अलावा मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊंगा कि नेवल सुप्रीमेसी में उसने लूज किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर उसके अभी उस फ्रीली नहीं मूव कर सकते जैसे पहले था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में उसने लूज किया है, उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं। एयरफोर्स में उसने लूज किया है। उसने जो रेडार कैपेबिलिटीज थी, आयरन डोम और थार्ड सिस्टम, उन सारों में लूज किया है। तो वर्चुअली जो असेंडेंसी थी मल्टीपल एरियाज में अमेरिका की, वो सारी उसने वो कंप्रोमाइज हो गई हैं। अब उन्हें दोबारा से वो अपनी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर चले गए हैं, और अब वो गोल्डन डोम की बातें हो रही हैं जो वो आयरन डोम से भी ज़्यादा सुपीरियर होगा। सो दिस इज द मेजर शिफ्ट जो आई है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है। अच्छा, एयर मार्शल साहब, मुझे ज़रा ये समझाइए कि अभी जब इब्राहिमी मुआहदे की बात की ट्रंप ने, तो बहुत से तजज़ियाकार ये समझ रहे थे कि मुस्लिम दुनिया के लिए इस मुतालबे को डिफ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जिस दिन ट्रंप ने यह बात की, विदिन 24 आवर्स सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह और कैटेगोरिकली कह दिया कि ये फ़िलहाल मुमकिन नहीं है जब तक एक फ़लस्तीनी रियासत ना बन जाए और इसराइल 67 के बॉर्डर्स में ना चला जाए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की शक्ल में एक सिर्फ स्ट्रेटेजिक ब्लॉक ही नहीं उभर रहा, बल्कि एक सफारतकारी की एक मजबूत कुव्वत भी वजूद में आ रही है। मैं कहूँगा कि ना एम्पायर जितनी जल्दी गिरती हैं और ना ही नए ब्लॉक्स जहाँ पे किसी एक पावर के इतने पंजे गड़े हों वो इतनी जल्दी वहाँ से निकलने देता है। अब देख लीजिए कि 80 बरस से यूरोप के अंदर, हर मुल्क के अंदर अमेरिकी फौजें और अड्डे बैठे पड़े हुए हैं। जापान और जर्मनी जैसे इतने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अभी तक हिम्मत नहीं कर सके अमेरिका को वहाँ से निकालने की। तो जहाँ से भी अगर अमेरिका गया है तो वो जंग की वजह से निकला है जहाँ पे उसको मार पड़ी। वियतनाम की एग्जांपल सबसे बड़ी है। अफगानिस्तान की पहली दफ़ा पाकिस्तान ने हेल्प की थी रशिया के अगेंस्ट जाने के लिए, और दूसरी दफ़ा जो है वो अमेरिका अपनी मर्जी से गया दोहा एग्रीमेंट करके। उसकी एक पोस्ट भी जनरल साहब बैठे हुए अगर तालिबान ने वापस ली हो। तो माई पॉइंट इज कि हमने बहुत बड़ी बड़ी खुशफहमियों में नहीं जाना चाहिए। अमेरिका एक सुपर पावर है, इट्स गोइंग टू स्टे सुपर पावर। अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात में एक फिशर हमें क्रैक्स नजर आ रहे हैं। मैं जनरल साहब, एयर मार्शल साहब, मैं लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। आपने बिल्कुल दुरुस्त रहनुमाई की है कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी कुव्वत है, वो ऐसे तो चंद दिनों में तो नहीं जाएगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो कुव्वत ख़त्म हो रही है, ज़ाहिर है सुपर पावर है सर, जाते जाते भी सदी लेगी अगर जाते जाते भी लगा। और उसके बीच में ये इम्कान भी मौजूद है कि वो एक जमहूरी मुआशरा है, वो हो सकता है अपने जवाल के सफ़र में संभल भी जाए और फिर राइज़ कर जाए। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि ये पाकिस्तान और सऊदीया की तरफ से अमेरिका को डिफाई कर लेना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं एक अंडरस्टैंडिंग की इमर्ज होने की बात कर रहा था। मैं ये नहीं कर रहा था कि कल को हम आएंगे और हम बिल्कुल अंडू कर देंगे उसकी हेजेमनी को, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं अपनी एक कुव्वत के ज़रा मंजर पे आने की बात कर रहा था कि ये भी एक अंगड़ाई ली गई है। बिल्कुल, मैं इस बात से मैं थोड़ा सा एक्चुअली कई चैनल्स के ऊपर बड़ी हाइपोथेटिकल बातें हो रही थी, मैं उसको रेफर करता। आपको पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है कि वॉर के दौरान ही आप देखिए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, उन्होंने फिर हमसे जहाज मांगे, बड़ी बातें हुई कि शायद ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हमने बड़े डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया।
और अमेरिका के आशीर्वाद से ही वहां पे हमारे जहाज गए, उसके बगैर सऊदी अरबिया नहीं मंगवा सकता था। अमेरिका के आशीर्वाद के साथ ही पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली ये कामयाबी हासिल की कि ईरान के कंटेनर्स को कराची पे उतार के बाई रोड भेजा गया। आपने जो बात की है ये बिल्कुल, ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं। अभी भी शायद आई थिंक ये जो कल कैंसिलेशन हुई है तो इसके बाद इजिप्ट में गालबन मीटिंग हो रही है। कल मैं खबर देख रहा था कि जिसमें पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और इजिप्ट वहां पे बैठेंगे ताकि ये जो एक हिकअप आया है इसको रिजॉल्व किया जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल इसको मानता हूं कि मैं कह रहा हूं कि स्टार्ट इसी तरह होते हैं और बनते बनते टाइम लगता है। ये बिल्कुल एक आगाज है। पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने आप को एक उभरती हुई, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा उभरती हुई मिडिल पावर के तौर पे मंगवा लिया है, जिसकी वजह से आप देखें कि पिछले 10-12 दिन के अंदर लेबनान, कुवैत, बहरीन, जिनके ऊपर ईरान ने अटैक्स किए, इनके मिलिट्री कमांडर्स पाकिस्तान आए हैं, फील्ड मार्शल से, तीनों सबसे चीफ से मिले हैं। तुर्की से तो खैर हमारे ताल्लुकात होते ही रहते हैं। तो वो जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल इंशाल्लाह अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे तो होंगी कि एक ऐसा बेहतर एक अलायंस बनेगा जो किसी के खिलाफ नहीं होगा, शायद अपनी प्रोटेक्शन के लिए होगा ऑब्वियसली, कि जिसमें कतर, सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान ये होंगे। और इसके जो आपने बात की है आसार बिल्कुल इसके शुरू हो चुके हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि देखिए सब मुल्कों को एहसास हो गया है कि अगर आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है तो आपका हाल वही होगा जो लेबनान का हो रहा है, जो लीबिया का हुआ, जो सीरिया का हुआ। खैर वहां पे तो फैक्टर्स ये भी आ गए थे कि इंटरनली इतने स्प्लिट थे कि लिबिया और सीरिया में, लेकिन उसकी की वजह से लेबनान के कमांडर इन चीफ भी पाकिस्तान आए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता, जनरल साहब जानते होंगे कि लेबनान के पास आर्मी है कि और उनके फोर्सेस में क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि पॉजिटिव निशानियां हैं। जिस तरह अगर ईरान और अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में कुछ क्रैक्स नजर आ रहे हैं, उनके बारे में मैं इतना पुरुमीद नहीं हूं कि वो और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। वहां पे मैं एक जुमला कहूंगा उस सिलसिले में कि ईरान को थोड़ा सा एहतियात के साथ डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए ये वाली सिचुएशन। ये आपके सवाल से जरा हट के है, लेकिन कहना चाहता हूं कि अगर दो आपके दुश्मनों और उनमें फूट पड़ जाए तो दोनों को एंटेगनाइज नहीं करते। इसराइल के साथ आप जो रवैया रखना चाहते रखें, लेकिन ये अगर वो इसराइल लेबनान के ऊपर हार्ड स्टांस अभी फौरी तौर पे नरम नहीं करता तो ईरान को चाहिए कि अमेरिका के साथ बना के रखे ताकि दो दुश्मनों में फूट पड़ती रहे। ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो आपने कहा है आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि ये एक ब्लॉक जिसको आप कह सकते हैं वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। जनरल समरेज साहब, जब ये वाकया शुरू हुआ, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि जनाब पाकिस्तान के बारे में लोगों ने बहुत सख्त ज़ुबानें इस्तेमाल की, खुद पाकिस्तानियों ने, कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ सऊदी इसको अमेरिका को असला अड्डे देगा, यहाँ से रास्ता देगा, ख़बरदार ये ना करें वरना हम ये और वो कर देंगे। फिर किसी ने कहा कि जी कि पाकिस्तान ने क्या सालसी करनी है, पाकिस्तान तो जो अमेरिका कहता है वही करता है। ये जो समरेज सालिक साहब, ये जो रियासत के बारे में ये सोच है कि जी अमेरिका की ग़ुलामी, सियासी नैरेटिव भी यही होता है अमेरिका की ग़ुलामी। हालांकि देखिए पाकिस्तान, मैं भी एक समझता हूँ ये बात तालिब इल्म के तौर पे कि पाकिस्तान सुपर पावर तो नहीं है कि वो डंडा उठा के अमेरिका के सामने आ जाए। पाकिस्तान पे जब प्रेशर आता है तो पाकिस्तान ने को रास्ता निकालना होता है ना, वो पाकिस्तान रास्ता निकालता है हिकमत से, लेकिन पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे करता वही है जो पाकिस्तान के मफाद में है, इसकी किसी तफसील की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है अमेरिका की ग़ुलामी, अमेरिका जो कहता है वो कर, ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो हकीकतें हैं, उसकी जो बेरहम हकीकतें हैं, और उसमें पाकिस्तान ने हिकमत के साथ जो नाखनों से अपने लिए रास्ते तराशे हैं, ये हमारे सियासी नैरेटिव में ये क्यों नहीं मटेरियलाइज हो सके, क्यों नहीं समझा जा सका। ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये बिल्कुल एक और दुनिया है। आपका जो सियासी बयानिया है या आपका जो सहाफ़ती बयानिया है ये इतना सतही और इतना जज्बाती होता है कि आदमी परेशान हो जाते हैं कि उमूर ख़ारजा के ऊपर हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव कितना बचगाना है या हमारा सहाफ़ती नैरेटिव कितना सतही है। ये सिंक्रोनाइज कैसे होंगे या होने ही नहीं चाहिए? डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए, मैं तो बड़े अरसे से मेरी एक सोच है कि हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करते। पॉलिटिकल इंटरेस्ट हमें लेफ्ट को खींच रहा होता है, नेशनल इंटरेस्ट हमें राइट को खींच रहा होता है। ये मैं समझता हूँ कि दिस इज लैक ऑफ मैच्योरिटी ऑन पॉलिटिकल फोर्सेस, जिसकी वजह से भी आपको नजर आता है कि पार्लियामेंट हाउस विच इज द मोस्ट सेक्रोसैंक्ट हाउस ऑफ पाकिस्तान लैक करता है वो कैपेबिलिटी कि वो अपनी इश्यूज को खुद रिजॉल्व करे विद इन द हाउस। उसको बाहर देखना पड़ता है अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने में।
हैविंग सेड दैट, हमारा जो अमेरिका के साथ जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें मल्टीपल चीजें हैं, ऐसी भी चीजें हैं जहां पे आपने वी स्टूड फॉर नेशनल इंटरेस्ट, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजर्स थे। अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्सप्लोजर ना करे, पाकिस्तान में न्यूक्लियर एक्सप्लोजर्स किए। लेकिन ये कि कई ऐसी भी चीजें हैं जहां पे हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन में ऐसी चॉइसेस पिक की जो अपेरेंटली यही लगता था कि वो मतलब टोइंग द लाइन विद द यूएस, लाइक सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारी जंग थी या टेररिज्म के खिलाफ हमारी जंग थी। मैं अक्सर ये कहता हूं कि उस वक्त जो हमारे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस थी वो हमारे लिए बहुत हार्ड थी। डिसीजंस शायद इसके अलावा हो नहीं सकते थे जो हमने लिए, लेकिन ये है कि जो मोडालिटीज थी वो इससे बेहतर हो सकती थी। सो पास्ट में जो जहां पे भी हमने अमेरिका के लिए कुछ काम किया, जो हमारे रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि हमने 20th सेंचुरी में डर्टी वर्क किया वेस्ट के लिए, ये उनकी अपनी एडमिशन थी। तो वो जहां पे भी हमने किया है वहां पे मुल्क को एज सच उतना बड़ा फायदा नहीं हुआ जो कि हो सकता था। लाइक आप अपने कर्जे माफ करवा लेते या कोई रिलीफ ले लेते। इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के चैलेंजेस है, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो वाटर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ। इंडिया सिर्फ अपनी ताकत की वजह से एक ऐसा काम कर रहा है जो कि किसी का ना कोई जवाज है ना लीगैलिटी है, लेकिन ये है कि चूंकि पावर है तो वो उसने वो जब पाकिस्तान का पानी वो बंद करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से हर्ट करेगा। सो इसलिए कुछ हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आने हैं ईरान से, जो भी हमने एक पॉजिटिव और क्लिदी किरदार अदा किया है, और कुछ हमें डायरेक्ट भी लेने चाहिए। अच्छा जल साहब, चाहे वो जल साहब एक अहम सवाल है, फिर आप कंटिन्यू करते रहिएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं यकीनन वो भी हम आपसे रहनुमाई लेंगे, लेकिन दुश्मन को पता है कि आपको कहाँ हिट करना है। आप एक ज़रई मुल्क हैं और दुश्मन आपका पानी रोककर आपकी एग्रो इंडस्ट्री को हिट करने जा रहा है, लेकिन हमने अभी तक अपनी ज़रात को वो तवज्जो ही नहीं दी जो बतौर ज़रई मुल्क हमें देनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि दुश्मन को आपकी ताकत का पता है, लेकिन हमें ख़ुद अपनी ताकत का नहीं पता। कोई एग्रो इंडस्ट्री हम नहीं खड़ी कर सके, बल्कि हमने ज़रात को संजीदा लिया ही नहीं है। ज़रात के ऊपर कोई कहीं पे टॉक शो नहीं है, ज़रात के ऊपर किसी पार्लियामान में कोई खुसूसी सेशन नहीं है, ज़रात हमारे कौमी बयानिए का हिस्सा ही नहीं है। ताजरों के नुमाइंदे हैं, वकला के नुमाइंदे हैं, ड्राइवरों के भी नुमाइंदे हैं। हमने कभी नहीं सुना कि ये कोई किसानों का नुमाइंदा भी है। ये किसानों बजट बनने से पहले ताजरों से, कारोबारी लोगों से, सरमायाकारों से मुलाकातें होती हैं, कभी किसी ने जाके नहीं पूछा कि भाई किसान से भी मुलाकात करनी है। तो आपने ज़रात को इग्नोर किया है, लेकिन दुश्मन को पता है कि इस मुल्क का पोटेंशियल ज़रई पोटेंशियल है, ज़रई पोटेंशियल को हिट करो। एब्सोल्युटली। देखिए ये जाहिर है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमारा ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इंटरप्रोविंशियल डिसहार्मनी जो पिछले 3 साल से चल रहा था, कोई भी वाइजर एनिमी उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करेगा। और इंडिया ने 2025 में हमारे पे अटैक किया और उसकी कोशिश यही थी कि इस सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए। सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे हमारे एरियाज हैं जो बहुत ही बेसिक नेचर के हैं, लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत वाटर मैनेजमेंट। ये वो बेसिक नेचर के इश्यूज हैं जिसके ऊपर अभी तक हमने कोई सीरियस इकदाम नहीं लिए। हमें ऐसे लगता है कि हम सो रहे होते हैं और अचानक हमें जाग आती है कि बगलिहार डैम बनने जा रहा है या वो रिवर डाइवर्जन प्रोग्राम इंडिया कर रहा है, तो उससे पहले मैं नीलम झेलम प्रोजेक्ट कर लूँ, क्योंकि मेरा ये हक है कि मैं पहले प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। वो जिस सेज में हुआ वो आज आपको पता है कि वो जी बिल्कुल ठीक हो गया। आखिरी सवाल एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब आपसे, कि ऑपरेशन मार्के हक के बाद और फिर इस सालसी के बाद जनूबी एशिया के अंदर भारत और पाकिस्तान की ताकत का तवाज़ुन कितना तब्दील हुआ है? इंडिया की जो मिलिट्री, आप अगर एसेट्स की बात करते हैं तो वो हमेशा नंबर्स की गेम, तो हम कभी भी उनसे आगे नहीं कर सकते। आप स्ट्रेंथ ले लीजिए, आर्मी के ले लीजिए, एयरफोर्स के जहाज़ों के ले लीजिए, नेवी के ले लीजिए। लेकिन आई थिंक एक चीज़ जो है, मैं एटलीस्ट मैं एयरफोर्स की हद तक बात कर सकता हूँ, और वो ये है कि हम टेक्नोलॉजिकली हमने हमेशा, बीच में एक थोड़ा सा गैप आया था जिसमें हमारे पास इतना इफेक्टिव, जिसको हम BVR कहते हैं, वो नहीं था, लेकिन बाकी चीज़ों में हमने हमेशा अपने आप को उससे आगे रखा है, जिसकी वजह से आज तक आप देखिए कि एयरफोर्स की परफॉर्मेंस या तीनों मुसल्लह फ़ौज की परफॉर्मेंस ओवरऑल वो हमेशा आगे रही है।
मैं आर्मी की भी बात करूंगा कि मुझे ऑनर मिली कि आई सर्व्ड एज डीजी जॉइंट ऑपरेशन। आई थिंक हमने बड़े एक बेहतरीन टाइम के ऊपर जो इनके चेंजिंग इनके डॉक्ट्रिन थे इंडिया के, जिसको वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, उसको हमने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक सिनर्जी के साथ तीनों फोर्सेस को इन्वॉल्व करके उसमें हमने उसका काउंटर बनाया, जिसके बेनिफिट अब भी हमने पिछले साल भी देखे। और जो मुझे यकीन है कि आइंदा कभी ऐसा वक्त आया तो वो रहेगा। तो न्यूमेरिकल डिफरेंस रहेगा हमेशा, उसको हमें जो ना फिल करने की जरूरत भी नहीं है। हमें 1000 जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए, हमें कोई 5000 टैंकों की ज़रूरत नहीं है। हमें बेहतर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि अभी ये जो चेंजेस आई हैं हमारी तीनों सर्विसेज की, उसमें भी CDF का रोल वगैरह है, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि तीनों फोर्सेस की सिनर्जी पहले से बेहतर होगी, जिस तरह पिछले साल की है। और वो बाकी जहाँ तक आपके वॉर प्लान्स होते हैं या टैक्टिक्स होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। अब हर चीज़ नज़र आ रही है, गूगल से लाइव नज़र आ रही है, जहाज़ कहाँ खड़े हैं, टैंक कहाँ पे, छावनियाँ कहाँ पे। जो चीज़ है कि आपने एम्प्लॉयमेंट कैसे करनी है, और एम्प्लॉयमेंट इंटीग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी फोर्सेज कभी पीछे नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मियां सनाउल्लाह साहब, एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब और मेजर जनरल समरेज़ सालिक साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप शरीक गुफ्तगू रहे। इजाज़त चाहता हूँ नाज़रीन आपसे, खुदा हाफिज़।